अमीर लोग बिल्डिंग्स कैसे खरीदते हैं बिना अपने पैसों का इस्तेमाल किए? साउंड्स क्रेजी राइट? पर ये होता है। और सिर्फ होता ही नहीं, ये एक कंप्लीट सिस्टम है, लीगल है, प्रैक्टिकल है। और अगर आप इसको समझ गए तो आपको पता चलेगा कि पैसा बनाना और पैसा होना दोनों अलग चीजें हैं। तो शुरू करते हैं सिंपल से। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अमीर आदमी बिल्डिंग खरीदते वक्त बैंक से लोन लेता है या नहीं, आप कहोगे ऑब्वियसली लेता है। पर यहाँ ट्विस्ट है, वो लोन अपने नाम से नहीं लेता, वो लोन बिल्डिंग के नाम से लेता है। मतलब क्या? मतलब बैंक को कोलैटरल चाहिए। बैंक कहता है भाई पैसा रिटर्न नहीं किया तो क्या गारंटी है? तो जो बंदा बिल्डिंग खरीद रहा है वो कहता है सिंपल, बिल्डिंग खुद ही गारंटी है। अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो तुम्हें बिल्डिंग ले लो, बस। पर मोस्ट लोग यहां तक सोचते हैं कि तो इसमें क्या अलग है, नॉर्मल होम लोन में भी तो यही होता है ना, प्रॉपर्टी ही कोलैटरल होती है, बैंक जब्ती कर लेती है अगर ईएमआई नहीं भरी तो। बिल्कुल सही। पर यहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां मैजिक है। और वो मैजिक का नाम है नॉन रिकोर्स डेट। नॉन रिकोर्स का मतलब होता है कि अगर डील फेल हो गई, अगर बिल्डिंग का मार्केट प्राइस क्रैश हो गया, अगर रेंट नहीं मिली और लोन नहीं चुका पाए, तो बैंक सिर्फ बिल्डिंग ले सकता है और कुछ नहीं। बैंक आपकी गाड़ी नहीं ले सकता, आपका घर नहीं ले सकता, आपकी बाकी प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकता। लॉस बैंक का, आपका नहीं। इंडिया में टिपिकली ये उतना कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पर्सनल गारंटी मांगी जाती है। पर यूएस और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ये सिस्टम बहुत नॉर्मल है, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट में। और इसी सिस्टम का फ़ायदा उठा के लोग बिलियंस में खेल रहे हैं। अब सोचिए, आप बिल्डिंग खरीदने जाते हो 50 करोड़ की। बैंक कहता है हम 40 करोड़ देंगे, आपको 10 करोड़ लगाने पड़ेंगे। पर अगर बिल्डिंग फेल हो गई तो बैंक सिर्फ वो 40 करोड़ की बिल्डिंग ही रख सकता है, आपके बाकी पैसे सेफ हैं। आपका डाउन साइड कैप्ड है 10 करोड़ बस। पर अपसाइड अनलिमिटेड। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, अगर रेंट अच्छा आ रहा है, अगर प्रॉपर्टी मार्केट बूम हो गया, तो सब प्रॉफिट आपका। आपने लगाए थे 10, पर बिल्डिंग अब 70 या 50 करोड़ की है, प्रॉफिट 40 या 50 करोड़। रिटर्न कैसा लगा? इस पॉइंट को मिस किया तो पूरा गेम मिस हो जाएगा। ये सिर्फ रियल एस्टेट ट्रिक नहीं है, ये रिस्क ट्रांसफर का खेल है। रिस्क कौन ले रहा है? बैंक। रिवॉर्ड कौन ले रहा है? आप। क्योंकि बैंक को बस अपना इंटरेस्ट चाहिए, फिक्स्ड रिटर्न। बैंक को बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बैंक को बस टाइमली ईएमआई चाहिए। और यहाँ एक और लेयर है। जो बंदा ये सब कर रहा है वो अकेले नहीं करता, वो एक एंटिटी बनाता है, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलसी, कुछ भी। और वो एंटिटी बिल्डिंग खरीदती है। लोन भी उसी एंटिटी के नाम पे होता है। मतलब टेक्निकली आपने खुद पर्सनली कुछ साइन ही नहीं किया है। तो अगर सब गलत हो गया, मार्केट क्रैश, टेनेंट्स नहीं मिले, बिल्डिंग एम्प्टी पड़ी है, तो वो एंटिटी डिफॉल्ट कर देती है। बिल्डिंग बैंक ले लेगा, कंपनी बंद हो जाएगी, पर आपकी पर्सनल वेल्थ सेफ। आपका क्रेडिट स्कोर भी ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि लायबिलिटी पर्सनल नहीं थी। अब यहां तक सब सिंपल लग रहा होगा, पर असली ट्विस्ट अब आता है। जब आप ऐसे स्ट्रक्चर यूज करते हो तो आप एक्चुअली अपना पैसा भी ज्यादा नहीं लगा रहे, क्योंकि वो 10 करोड़ जो डाउन पेमेंट है वो भी आप दूसरी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, लोन लेकर या पार्टनर से पैसा जमा करके या सिंडिकेट बनाकर। मतलब पूरा गेम लेवरेज का है। एक जगह से पैसा उठाओ, दूसरी जगह लगा दो, वो पैसा वापस आने से पहले तीसरी जगह से पैसा लाओ, चेन बना लो। हर लिंक में थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा इक्विटी, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर लिंक में लिमिटेड लायबिलिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक बंदा है, उसके पास एक छोटी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके 10 करोड़ निकालता है। वो 10 करोड़ से नया बिल्डिंग खरीदता है। बैंक से 40 करोड़ और मिलते हैं। टोटल 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अब उसके पास है। पर उसने अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दिया। पहली प्रॉपर्टी पे ईएमआई चलती रहेगी, दूसरी प्रॉपर्टी के रेंट से बैंक को ईएमआई जाएगी, बीच में जो बचा वो आपका। और सबसे बड़ी बात, दोनों प्रॉपर्टीज अप्रिशिएटिंग एसेट्स है, वैल्यू बढ़ रही है, इक्विटी बिल्ड हो रही है। और अगर किसी में प्रॉब्लम आई तो बस वो एक डील डूबेगी, बाकी सब सेफ। ये सुन के लगता है कि भाई ये तो सब स्कैम है, पर नहीं, ये बिल्कुल लीगल है, ये बिजनेस है। रिस्क है जरूर, पर कैलकुलेटेड रिस्क, कंट्रोल्ड रिस्क, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर किया हुआ रिस्क। मोस्ट लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। गलत। अमीर लोग अमीर हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरों का पैसा कैसे यूज करना है, बैंक का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा, मार्केट का पैसा, और रिस्क को कैसे कैप करना है। इंडिया में अभी ये सिस्टम उतना मैच्योर नहीं है, पर बदल रहा है। रीट्स आ रहे हैं, कमर्शियल लेंडिंग इवॉल्व हो रही है, प्राइवेट क्रेडिट फंड्स बन रहे हैं। और जैसे सिस्टम डेवलप होगा वैसे ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा कॉमन होगा। पर अभी भी अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस ले रहे हो, डेवलपर हो, तो आप एसपीवी बना सकते हो, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक अलग एंटिटी जो बस उस एक प्रोजेक्ट के लिए एग्जिस्ट करती है। लायबिलिटी आइसोलेटेड, रिस्क कैप्ड, अपसाइड अनलिमिटेड। तो आखिर में बात यह है, पैसा बनाना एक स्किल है, पर पैसा बचाना
और रिस्क मैनेज करना उससे बड़ी स्किल है। जो लोग ये दोनों समझ जाते हैं वो बिल्डिंग्स खरीद लेते हैं बिना अपना पैसा लगाए, और जो नहीं समझते वो सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे करूं। रियलिटी ये है कि पैसा होना जरूरी नहीं, स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, सिस्टम का फायदा उठाना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि गेम खेलने के लिए पहले रूल्स जानने जरूरी हैं, और रूल्स जानने के बाद उन्हें अपने हिसाब से यूज करना सीखना पड़ता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगले वीडियो में देखते हैं कि ये सेम सिस्टम स्टॉक्स और बिजनेसेस में कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि बिल्डिंग तो बस एक एग्जाम्पल थी, असली खेल तो बहुत बड़ा है।